गुड इवनिंग गाइस। सो फाइनली आज 9 जुलाई की मैगज़ीन आ गई है। आई थिंक ये शाम में आती है, इसलिए मैं सुबह से कब से वेट कर रही हूँ कि कब आए और मैं आपके लिए लेसन रेडी करूँ। सो चलो फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं इसकी। कैबिनेट ने अप्रूव की है 2 स्कीम्स एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। तो पहली स्कीम क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम मैंने आपको बताया है कि 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें रेशो में डिवाइड होता है। कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट करती है। सो क्या है इसमें? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये प्रोवाइड करेगी मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। पोस्ट हार्वेस्ट जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट फाइनेंस करेगी, मतलब उधार देगी एक तरह से। इसके अंडर 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन के रूप में किसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स जो एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप, इन सबको। जो क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ये एक तरह की गारंटी कवरेज करेगी फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़। लोन को 4 साल में डिस्पर्स किया जाएगा। पहले साल 10,000 करोड़ दिया जाएगा, बाकी अगले 3 साल में हर साल में 30,000 करोड़ दिया जाएगा। जो 2 करोड़ तक के लोन्स को उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% पर एनम। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? सरकार कुछ इंटरेस्ट में छूट देती है। लाइक अगर इंटरेस्ट ने आपने लोन लिया, आपका उस पर इंटरेस्ट मान लो 6 या 7% लग रहा है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 7% ना देके आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 2% गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। सो जो लोग लोन 2 करोड़ तक का लेंगे उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा? 3% तक। ड्यूरेशन 2020 से लेकर 2029 देके। जो फंड होगा वो कौन करेगा मैनेज? MIS प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये प्लेटफॉर्म मैनेज करेगा और नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की जाएगी। अब दूसरी स्कीम क्या लाई है? डेवलपिंग ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट्स एंड द पुअर। इसमें क्या है? ये एक सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। इसमें क्या बोलेंगे, जो भी गवर्नमेंट जो हाउसेज हैं जो वैकेंट पड़े हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें कुछ न्यू कंस्ट्रक्शंस भी स्टार्ट होगी। इसमें जो गवर्नमेंट है वो 600 करोड़ एक्सपेंडिचर करेगी इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट। इसमें हम किन किन को बेनिफिट देंगे? जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में वर्कफोर्स है उसको देंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स को देंगे, कंस्ट्रक्शन के जो लेबरर्स हैं उनको देंगे और स्टूडेंट्स को देंगे। ये जो रेंटल हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक ही नया इकोसिस्टम अर्बन एरियाज़ में क्रिएट करेंगी ताकि हमें जो हाउसिंग है वो अफोर्डेबल रेंट में मिल जाए और अपने वर्क प्लेस के पास। और कैबिनेट डिसीजंस के क्या हैं? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन टू EPFO बाय 3 मंथ, 3 मंथ तक। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के शेयर्स का एक्सटेंशन दिया है। फ्री गैस फिल देगी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टिल सितंबर तक फ्री गैस रिफिल देगी। फ्री पल्सेस राइस व्हीट टू बेनिफिशरीज़, जो PDS के बेनिफिशरीज़ हैं उनको नवंबर तक फ्री देगी। सही समझ में आ गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है? लाइक एक तो होती है गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है कि अगर सपोज करो 500 रुपये का सिलेंडर है तो वो 500 रुपये गवर्नमेंट उस बेनिफिशरी के खाते में डाल देगी और वो उससे अपना सिलेंडर ले लेगा। ठीक है गाइस? सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। सोवरेन वेल्थ फंड टू गेट टैक्स रिलीफ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट सोवरेन वेल्थ फंड करेंगे उस पर हमें टैक्स एग्जेम्पशन करेंगे। अब सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? सोवरेन वेल्थ फंड जो होता है वो गवर्नमेंट ओन्ड होता है जिसमें फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है। इसका एग्जांपल क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसने ये बोला है कि जैसे जो भी सॉवरेन वेल्थ फंड अगर इन्वेस्ट करती है किस में? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, लाइक होटल, कोल्ड चेन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, तो उसे टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है? लेकिन
इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए इन्वेस्टमेंट हमें 31 मार्च 2024 से पहले ही कर देनी चाहिए और विद अ मिनिमम लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया 1 साल और भाग गए, नहीं, आपको 3 साल तक उसमें रहना होगा। और ये डिसीजन किसने बोला? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? गवर्नमेंट ओन्ड होता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया का सबसे पहला सॉवरेन वेल्थ फंड कौन था? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और टैक्स को अवेल करने, एग्जाम्पशन फेल करने के लिए हमें 31 मार्च 2024 से पहले इन्वेस्ट करना होगा। टैक्स एग्जम्पशन को पहली बार 2020-21 के बजट में प्रपोज किया गया था, क्योंकि कंसीडरिंग कि इंडिया इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुड बी $1 ट्रिलियन बाय ओवर नेक्स्ट ईयर। क्योंकि हम चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि और सेक्टर्स भी इन्वेस्ट करें, जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है? ये एक तरह का प्राइवेट प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन के या इंडिया के, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये लोग भी क्या करें, इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे करते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन सबमिटेड प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ बैड बैंक। इंडिया बैंक एसोसिएशन ने कहा है कि हम बैड बैंक्स को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। अब बैड बैंक क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। इकोनॉमी हिट होने की वजह से जो हमारे एनपीए था बैंक्स के, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो इसका मतलब बैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाती है। तो इससे डील करने के लिए हम क्या करेंगे, बैड बैंक्स को सेटअप करेंगे। ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 जो स्ट्रेस डेब्ट है वो कितना इंक्रीज़ हो गया हमारा, जो 11.57% था वो 18.21% हो गया। अब बैड बैंक क्या होता है? ये एक तरह का ना इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एक तरह का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक बैंक है, मैं बैंक हूँ, ठीक है, और कस्टमर है जिसने वहाँ से बैंक से उधार ले रखा है। अब इसके बीच में एक सी पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन आ जाता है। थर्ड पर्सन क्या करता है, अगर बैंक से 1 करोड़ रुपया उसने लोन ले रखा है तो बैड बैंक क्या करेगा, जो उसको कुछ पैसे दे देगा, मतलब बोलेगा चल यार 75 लाख मैं दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है, और बाकी मैं उससे, जो कस्टमर है ना, मैं उससे अपने आप सुलह कर लूँगा। फिर वो बैड बैंक क्या करता है, अब कस्टमर के पास उसके हिसाब से, वो अपने हिसाब से उसको डील करके वहाँ से पैसे खींचता है। ठीक है, तो यही होता है बैड बैंक। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, वो क्या करती है, जो बैंक के बैड लोन्स हैं उनको ख़रीद लेती है और उसकी जो बैलेंस शीट है ना वो क्लियर कर देती है उस कस्टमर की। एआरसी क्या है, स्पेशल एंटिटीज है, फैसिलिटेट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। जो बैड बैंक और पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, ये इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में प्रपोज हुआ था। अच्छा, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है जो मैंने उधार लिया है बैंक से, अगर मैं कंप्लीट होने के बाद, एक टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद अगर उसे 90 दिन तक नहीं लौटाती, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो जो अमाउंट है ना बैंक का, वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चेंज हो जाता है। ठीक है गाइस, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। बेनिफिट क्या है, ये हमारी रिकवरी करेगा ऑफ कोर्स बाय बैंक्स की, ठीक है, इंप्रूव करेगा बैलेंस शीट बैंक्स की। अब गवर्नमेंट का वी क्या है, गवर्नमेंट सोचती है बैड लोन रिजोल्यूशन शुड हैपन इन अ मार्केट लेड वे एज देयर आर मैनी एआरसीज ऑलरेडी ऑपरेटिंग। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं बैड लोन को एड्रेस करने? स्टेट ओन बैंक्स को उन्होंने कैपिटल किया है, गवर्नमेंट ने अपने खाते से पैसे दिए हैं। कंसोलिडेशन किया है, पब्लिक सेक्टर मतलब कि मर्ज करे हैं पब्लिक से। आपको देखा होगा अपने न्यूज़ के, अभी 10 बैंक्स को मर्ज किया था 3 बैंक्स में, और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट भी लेके आई थी। ठीक है कैसे, इधर देखो, इंडियन हेल्थ केयर अंडर फंडेड, डिलीवरी पुअर, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो इंडिया है वो अपने हेल्थ केयर पे बहुत ही कम खर्च करती है, ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द 15th फाइनेंस कमीशन विच हैज़ प्लान टू डिवोट अ चैप्टर ऑन हेल्थ फाइनेंसिंग फॉर फर्स्ट टाइम। इन्होंने बोला है कि इंडिया सिर्फ अपनी जीडीपी का 1.3% ही खर्च करता है, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 6% है। अब आप सोच लो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, उसने भी बोला था कि हम अपना हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेंगे, कम से कम 2.5% तो करेंगे बाय 2025। टोटल पब्लिश एक्सपेंडिचर में भी सेंटर का शेयर सिर्फ कितना है, 25%। क्यों? सेंटर को पता है कि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट। फाइनेंशियल ईयर 20 में पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वाज लेस देन 200। मैं आप देख रहे हो, एक बंदे पे गवर्नमेंट कितना खर्च करी है, सिर्फ 200 रुपये।
अगर आप एक दिन भी जाओगे ना डॉक्टर को दिखाने, 200 रुपये से ज़्यादा तो उसकी फ़ीस है। विद 12 स्टेट स्पेंडिंग अंडर 1% ऑफ ग्रोस स्टेट GDP ऑन द हेल्थ केयर। समझ में मेरी बात आ गई कि गवर्नमेंट ने एक बंदे पे कितना खर्च किया है, सिर्फ 200 रुपये, और उसमें से भी 12 स्टेट कुछ ऐसी हैं जो अपनी जो एक स्टेट की जो GDP है ना उसमें 1% से भी कम खर्च कर रही है। ठीक है, अब इश्यूज़ क्या हैं? अगर इतना हेल्थ स्पेंड पे कम करेगी गवर्नमेंट, हेल्थ पे इतना कम अप्रोक्स करेगी, तो हाई आउट ऑफ पॉकेट अब कंज्यूमर की पॉकेट से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज़ बोर्न बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को 70% खर्चा खुद ही उठाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कवर नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई किया है वीकनेस इन सर्विस डिलीवरी, हाई वेरिएशन क्वालिटी नहीं है केयर में, इनएडिक्वेट अटेंशन टू अर्बन हेल्थ सिस्टम एज प्रोमिनेंट। अब आप देख लो किसी भी आप सरकारी अस्पताल में चल जाओ, आपको हाल पता चल जाएगा कितनी अच्छी वहाँ पे केयर दी जाती है और कितना अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अ थर्ड ऑफ द फसल बीमा क्लेम्स नॉट ओनर। अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि कुछ बैंक्स हैं जहाँ पे ये फसल बीमा कराया हुआ है, कुछ बैंक्स ने क्लेम नहीं दिया है, तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि उन बैंक्स पे या उन इंश्योरेंस कंपनीज़ पे पेनल्टी का क्लोज इन्वोक किया जाए जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है या क्लेम सेटल करने में डिले किया। डिले इन क्लेम सेटलमेंट इज़ लीडिंग, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर इतनी मुसीबतों से गुजर रहा है और इस वजह से उसे और मुसीबत आ गई लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो क्लेम का सेटलमेंट है ना वो 60 दिनों में हो जाना चाहिए फ्रॉम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट डेट। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट डेट क्या होता है? जिस दिन हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारी क्रॉप की यील्ड कितनी होगी इस कल्टीवेशन साइकिल में। ठीक है, उस डेट से 60 दिन तक उसको इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम दे देना चाहिए। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो क्रॉप इंश्योरेंस को कब से कब तक देती है? एक तो फसल उगाने से पहले और फसल काटने के बाद तक के पीरियड में आपके बीमा जो क्रॉप का है ना उसको कवर करते हैं उसका इंश्योरेंस। फ्रॉम नॉन, ये सबको पता है, नेचुरल रिस्क से। प्रीमियम रेट है खारीफ क्रॉप्स के लिए 2%, राबी क्रॉप के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5%। पहले क्या किया था, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस को मैंडेटरी करा हुआ था, लेकिन अब इसको वॉलंटरी कर दिया कि आपकी मर्जी, किसान को छोड़ दिया, आपने कराया कराओ, नहीं कराना ना कराओ, आपकी मर्जी। फ़ायदा उठाओगे आप उठाओगे, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। फिर सेंटर ने अपना शेयर सब्सिडी में कम कर दिया, जो पहले 50% था वो 25% कर दिया इरीगेटेड एरिया में और 30% कर दिया अनइरीगेटेड एरिया में। कुछ और न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। UAE इन सपोर्ट ऑफ ओपन स्काइज एग्रीमेंट विद इंडिया। UAE ओपन स्काइज एग्रीमेंट में इंडिया के साथ है। पहली बात तो क्या है कि जो ओपन स्काई सर्विस एग्रीमेंट होता क्या है कि आप उस कंट्री के ऊपर से जितनी मर्जी अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स या सीट्स को लेके जा सकते हो। ठीक है, तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 अलाउ करती है ओपन स्काई एयर सर्विस एग्रीमेंट को विद सार्स नेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन नेशंस के साथ, एज वेल एज कंट्रीज़ जो न्यू दिल्ली के 5000 किलोमीटर रेडियस में जो भी कंट्रीज़ आती हैं उनके साथ ही जो आप एग्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंडिया फ़िलहाल अभी स्पेन, श्रीलंका, US और भी कुछ कंट्रीज़ के साथ है जिसका ओपन स्काई एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साथ क्या है कि आप अपने स्काई से या उसके स्काई से उसकी कंट्री के साथ से जितनी मर्जी अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट लेके जा सकते हैं। US नोटिफाई UN विड्रॉल फ्रॉम WHO। अब पता नहीं USA को क्या हो रहा है, हर जगह से विड्रॉल ले रहा है। अभी उसने ओपन स्काई ट्रीटी से लिया, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन की मेरी मैगजीन देखी होगी। ठीक है, तो उसने बोला USA ने UN को नोटिफाई कर दिया कि अपन WHO से निकल रहा है बाहर। ठीक है, कब से निकलेगा वो? 6 जुलाई से। US ने क्रिटिसाइज़ करा WHO को कि भाई कोरोना वायरस का पेंडेमिक तू है, क्योंकि तुमने हमें नहीं बताया टाइम पे, तूने चाइना को फेवर किया है। US अभी तक लार्जेस्ट फंडर है WHO का, ये कम से कम 14 से मतलब नियरली 15% फंड करता है, जबकि इंडिया कितना करता है? 0.5% कह रहा हूँ। ठीक है, मालदीव श्रीलंका को एलिमिनेट मिसल्स एंड रूबेला। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में ये पहली 2 कंट्रीज़ बनी हैं जो कि मिसल्स और रूबेला फ्री बन चुकी हैं। अब किसी कंट्री को मिसल या कोई भी डिजीज़ का फ्री कब कहा जाता है? जब उसके 3 साल तक कोई भी केस ना मिला, नो एविडेंस ऑफ एंडेमिक ट्रांसमिशन। इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इंस्टीट्यूट किया एक मिसल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन। जैसे अपन के पोलियो कैंपेन होता है, इतना फलाना कैंपेन होते हैं, तो ऐसे ही नहीं इंडिया में ये एक मिसल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, 9 मंथ से और जो बच्चा 15 साल से कम का है उसको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है,
जाइकोवडी, ये भी एक न्यू वैक्सीन है, ठीक है, कोविड-19 का, जो किसने बनाया है, जाइडस कैडिला ने। इसको भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल एसोसिएशन ने वो कर दिया है, अलाउ कर दिया कि आप ह्यूमन ट्रायल्स पे जा सकते हो। और इससे पहले जो पहला जो वैक्सीन कौन सा था, वो भारत बायोटेक ने बनाया था कोवैक्सीन को, जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अलाउ किया था, किसने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ब्लूइज, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। अब भुवनेश्वर में क्या कर रहे हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं उसको हम जियो टैग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट, ताकि कुछ भी चेंज होगा ना गवर्नमेंट उसमें, तो गवर्नमेंट लैंड को ना नोटिफाई हो जाएगा। इससे क्या कोई अनऑथराइज डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इससे जो ओडिशा है ना, वो पहली स्टेट बन चुकी है जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट लैंड। तो गाइज़ आज का कंप्लीट हो गया, आपको कैसा लगा कमेंट करिए। बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।